हम हमेशा देखते हैं कि मीडिया में शेयर की बात होती है, म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, सोने चांदी की बात होती है, लेकिन ईटीएफ इसकी बात बहुत ही कम होती है। इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में कई सारे जागंस हैं और उनकी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वेल्थ क्रिएशंस में उनकी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। इस पर ही बातचीत करने के लिए ईटीएफ की क्लास के लिए आज मैं आया हूं आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी के दफ्तर में, और आज हमारे साथ है आईसीसी प्रू एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चिंतन हरिया जी। चिंतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत बेसिक से आज शुरू करने वाला हूं ताकि बिजनेस 24 टीवी पे लोगों को वेल्थ क्रिएशन का एक नया ठिकाना मिल सके, नया जरिया मिल सके। सबसे पहले आप ये बताइए, ईटीएफ होता क्या है? बिल्कुल, शुक्रिया विश्व जी। और अगर हम ईटीएफ की बात करें तो लोगों को ये लगता है ईटीएफ म्यूचुअल फंड से अलग है। ईटीएफ भी एक म्यूचुअल फंड है, सिर्फ इतना फर्क है कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड है जो मार्केट में ट्रेड होता है शेयर के जैसा। तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये फंड ही है जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, वैसा ही है। अलग अलग तरीके के ईटीएफ्स हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। पर निवेशकों को ये जानना ज़रूरी है कि ईटीएफ यानी म्यूचुअल फंड ही होता है जिसको आप शेयर के तरफ एक्सचेंज पर खरीद के बेच सकते हैं, और इसलिए उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। ओके, अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो ये तो बिना डीमैट के इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो और क्या क्या फर्क होता है एक म्यूचुअल फंड के से ईटीएफ में, क्या क्या अंतर है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर आपको ईटीएफ में ट्रेड करना है शेयर के जैसा तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं हो तो भी चलता है। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो जो दिन के अंत की एनएवी है आपको उस हिसाब से आपके यूनिट्स क्रिएट होते हैं आपके पोर्टफोलियो में। पर ईटीएफ में आप दिन के दौरान भी अगर मार्केट ट्रेड हो रहा है तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, तभी का जो लाइव मार्केट प्राइस है उसका आपको फायदा मिल जाता है। तो एक बड़ा अंतर ये है कि म्यूचुअल फंड में आप जब निवेश करते हो तभी आपको डी एंड की एनएवी मिलती है रिडेम्पशन और सब्सक्रिप्शन के लिए, और ईटीएफ में आपको जब आप खरीदते हो बेचते हो उस समय में मार्केट में जो लाइव प्राइसेस है उसका आप पूरा फायदा उठा सकते हो। ओके, म्यूचुअल फंड को लेकर तो पॉपुलैरिटी तेजी से काफ़ी ज़्यादा हो रही, छोटे शहरों में भी अब लोग काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन ईटीएफ्स को लेकर अभी भी जागरूकता कम है। इसके पीछे क्या फैक्टर मानते हैं, क्यों ईटीएफ को लेकर लोग इतने जागरूक अभी तक नहीं हुए हैं? तो भारत की जो आर्थिक इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का जो जर्नी है वो पिछले 30-40 सालों से ही है, और उसमें पिछले 15 सालों में एक लीप फ्रॉग हुआ है, बड़ी जंप आई है। उसमें पहले लोग निवेश करते थे इक्विटी में, फिर म्यूचुअल फंड्स की उनकी नॉलेज बढ़ी। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज बढ़ी वैसे वैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजर इकोसिस्टम भी बढ़ा। आज उसके साथ साथ ईटीएफ का इकोसिस्टम भी बढ़ रहा है। आज से 10 साल 12 साल पहले अगर हम देखें तो बहुत ही कम ऑप्शंस थे आपके पास ईटीएफ में निवेश के। आज ईटीएफ भी अगर हम देखें तो 30 से 40 अलग अलग तरह के ईटीएफ्स आपके पास। तो जैसे जैसे निवेशकों का रुझान और नॉलेज बढ़ रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे जो आगे भी ऐसे शोज करते रहे और नॉलेज बढ़ाते रहे, तो हमें लगता है लोग जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे डीमैट अकाउंट, आज भारत में करीबन 11 से 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं डीमैट अकाउंट में, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे ईटीएफ की भी ग्रोथ होगी भारत। ओके सर, हमने तो प्लान यहाँ तक कर रखा है कि ईटीएफ के मंडे टू फ्राइडे हर दिन मार्केट आवर में एक शो करें, तो जो कोई नहीं कर रहा है, हमारी कोशिश ये भी है, इस पर भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सर अब बात करते हैं ईटीएफ की चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ईटीएफ को आपको क्या लग रहा है, ये तो एक पैसिव फंड्स की तरह है, या एक्टिवली भी इसमें गुंजाइश होती है कि एक्टिवली भी मैनेज किया जाता है, या पूरी तरह से पैसिव है ये? बिल्कुल, भारत में आज जो ज़्यादातर ईटीएफ है, ऑलमोस्ट सभी ईटीएफ जो है वो इंडेक्स के ऊपर क्रिएट किए हुए फंड होते हैं। यानी कि जो इंडेक्स प्रोवाइडर होते हैं वो एक फंड क्रिएट करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, सबसे बड़ी 30 कंपनियां, उनका जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के हिसाब से वो फंड एक पोर्टफोलियो बनाता है और आपके लिए वो ईटीएफ के द्वारा आप खरीदते बेचते हो। तो इसे पैसिव फंड कहा जाता है, यानी कि जो फंड एक इंडेक्स को मिमिक कर रहा है। यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होता। तो ईटीएफ्स आपने सही कहा, पैसिव फंड में गिने जाते हैं। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड दोनों पैसिव फंड में गिने जाते हैं, वहाँ पर एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होता। और उसी में अगर हम देखें, अगर आप बुलिश है टेक्नोलॉजी क्षेत्र पे तो आप टेक्नोलॉजी का ईटीएफ खरीद लीजिए। अगर आप बुलिश है बैंकिंग पे, आप बैंकिंग का ईटीएफ खरीद लीजिए। तो वो उनके लिए बेंचमार्क क्या होगा? क्या इंडेक्स ही होगा? उनके लिए बेंचमार्क इंडेक्स होता है, और आपको ब्यूटी ये है कि आपको पहले से ही पता होता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जहाँ पर मैं पैसा लगा रहा हूँ कौन से स्टॉक है, उनकी मात्रा कितनी है, वो आप देख सकते हो। तो आपको पहले से पता होता है आप किस में पैसा लगा रहे हो, और एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक सिंगल ईटीएफ में आपको उसका
पूरा फायदा मिल सकता है एक्सपोजर का। तो आपको बैंकिंग पसंद है तो भारत की 12 सबसे बड़ी बैंक्स है, उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी में भारत के जो सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ETF एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपको कोई इंडेक्स पता है या आपको कोई और अलग कोई भी थीम पसंद है, जो भी थीम आपको पसंद, जो भी थीम आपको पसंद आ रही है उस आधार पे आप अपने ETF चुन सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कि ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पर भी ETF में क्या क्या देखना चाहिए? जो भी आपको लगता है कि ट्रैकिंग एरर तो एक हो ही गया, लिक्विडिटी भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि आपको अगर एंट्री एग्जिट चाहिए तो लिक्विडिटी भी काफ़ी मायने रखती है, एक्सपेंस रेशियो भी। और क्या क्या देखना चाहिए इसके अलावा? और साथ ही एक और सवाल मैं यहाँ पे क्लब कर देता हूँ कि ट्रैकिंग एरर कितना मायने रखता है? तो विश्व जी, अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड यानी कि जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो उसमें फंड मैनेजर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से स्टॉक कौन से क्षेत्र में कैसे टर्न कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके वहाँ पे फंड मैनेजर देखना जरूरी है। आमतौर पर वहाँ पर लोग एक्सपेंस रेशियो वगैरह नहीं देखते, पर क्योंकि पैसिव फंड या ETF में आपका जो इंडेक्स है उसको मिमिक करते हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का महत्व है, जितना कम है उतना अच्छा है। उसी के साथ साथ कितनी एफिशिएंसी के साथ वो इंडेक्स को आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो फंड में, क्योंकि इन आउट होता है, रीबैलेंसिंग होता है, रोज पैसा आता है रोज पैसा जाता है, तो उसको रीबैलेंसिंग भी करना पड़ता है। तो वो रीबैलेंसिंग जब होता है एफिशिएंसी से अगर हम कर पाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर यानी कि क्या, जितना कम हो उतना अच्छा है। और ट्रैकिंग एरर इसे इट्स अ टेक्निकल टर्म, बट उसको आसानी से अगर मैं कहूँ तो अगर मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ही फंड का उतार चढ़ाव एग्जैक्टली सेम होता है तो ट्रैकिंग एरर 0 माना जाता है। ओके, यानी कि जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना अच्छा। आमतौर पे इंडस्ट्री में कितनी ट्रैकिंग एरर रहती होगी ETFs? तो ETFs में अगर हम देखें तो जो लिक्विड यानी कि लार्ज कैप वगैरह ETFs होते हैं उसमें ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम होती है, 3-4 बेसिस पॉइंट्स के उससे भी कम होती है। जो मिड कैप स्मॉल कैप है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, अगर आप खरीदने जाओ बेचने जाओ तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, रीबैलेंसिंग में भी इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है। पर आपका सही तरीका ये है कि आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे 4 फंड है, वो 4 फंड के ट्रैकिंग एरर एक साथ आप लगाइए और आप देखिए कि जिसमें कम ट्रैकिंग एरर है वो आमतौर पर एक अच्छा फंड माना जाता है। उसके साथ साथ आपने जो लिक्विडिटी की बात कही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पैसा मार्केट में लगाना है और या फिर आपको बेचना खरीदना है तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, और वो लिक्विडिटी के लिए आमतौर पर मार्केट मेकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बड़ी AMCs या जो AMCs सीरियसली बिजनेस कर रही है ETF का, वो आमतौर पर ये ध्यान रखते हैं कि अपने जो ETFs है उसमें लिक्विडिटी बनी रहे, उसी के साथ साथ जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट या मार्केट मेकर हो वो भी बना रहे, ताकि निवेशकों को अगर खरीदना बेचना है तो उनको इम्पैक्ट कॉस्ट यानी कि अगर आप खरीदते बेचते हो तो भाव ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए आपके बाइंग सेलिंग से, उसका ध्यान जरूर रखा जाता है AMC के द्वारा। ओके, अगर किसी को अगर ETFs अगर खरीदना हो तो SIP का रूट या वन टाइम ज़्यादा फायदेमंद होता है? और या वन टाइम अगर गिरावट का दौर है तो ये तो हर कोई जानता है कि अगर बहुत बाजार गिरा हुआ है तो वन टाइम करते भी है, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? उनको वन टाइम के जरिए जाना चाहिए, SIP के रूट के जरिए जाना चाहिए? तो बिल्कुल, जैसे कि हम अगर हर महीने कमाते हैं हमारी सैलरी से और सेविंग करते हैं तो हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा ETF में SIP के द्वारा, उसे SIP नहीं कहते, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है उस पर जो भी नाम होता है वैसे उस हिसाब से अगर SIP है तो SIP हर महीने आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। और 1 यूनिट बहुत ही छोटे मात्रा का होता है, तो उससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि जैसे जैसे बाजार में आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके यूनिट्स आपके जब इकट्ठा बड़े हो जाते हैं यूनिट्स, उसके बाद आपको अपसाइड भी उसका मिल जाता है बाजार में, आप कर सकते हैं। जो आप स्टैगर्ड मैनर में आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा कि क्या हम मार्केट आवर के दौरान इस तरह के ऑटोमेटिक बाइंग के भी फैसिलिटीज़ रहती है कि हम रोज़ भी खरीद सके, इस तरह की ETF ऑटोमेटिक बाई हो जाए ये ETF हर रोज़, इस तरह का भी सेट कर सकते हैं क्या? वो हर एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है, पर अगर आपको बहुत श्योर है कि आपका अमाउंट और आपका एक्सपोजर सही है तो आप वो कर सकते हो। पर आपके अगर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म एवरेज डेली करना तो बहुत अच्छा है, अगर छोटे ही रकम में कर सके। बिल्कुल, अगर आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म वो अलाउ करे तो नथिंग लाइक इट। आपको अगर पता है कि हाँ मैंने ये पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया, मुझे 1 साल में उसमें से X अमाउंट डालना है, तो ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 200 डेज आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अलाउ करे तो बहुत बढ़िया। ओके, करंट मार्केट के जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ऐसे माहौल में आपको क्या लग रहा है? क्या लार्ज कैप बेस्ड जो ETF है उनके साथ, स्मॉल कैप बेस्ड ETF है उनके साथ, या कोई थीम, कोई सेक्टर वो आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? तो निवेशक जब जुड़ते हैं मार्केट से तो तभी हम कहेंगे लार्ज कैप से जुड़ना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एक सफिस्टिकेशन आ जाता है, आपको समझ आ जाती है, तो आप सेक्टर और थीमेटिक में निवेश कर सकते हैं। और कुछ
एक तबका है जिसमें हमने देखा है स्मार्ट बीटा एज अ कॉन्सेप्ट, और आई एम श्योर आपके चैनल पे हम स्मार्ट बीटा पे बड़े बड़े लंबे इंटरव्यूज करेंगे। पर स्मार्ट बीटा एज अ कॉन्सेप्ट पे भी, जैसे कि अगर किसी को मोमेंटम के मुझे अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना है, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो आप आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के किस दौर पर है उससे निर्भर होगा आप कौन से पोर्टफोलियो या फंड को सिलेक्ट करते हैं। पर आज बाजार में बहुत अच्छे अच्छे फंड्स भी अवेलेबल है जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और सभी एएमसीज ये कोशिश कर रही है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट ला सके। ओके सर, अब स्मार्ट बीटा की बात कर रहे हैं तो इस स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट ही है, पैसिव फंड्स है, इसलिए हम इसे बीटा प्रोडक्ट्स ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अल्फा जनरेट कहाँ हो सकता है? वो कौन सी थीम होगी या ईटीएफ में जो आने वाले 5-10 सालों में अल्फा जनरेट आपके लिए कर सकती है, जो बाजार से बेहतर आपको रिटर्न दे सके? तो उसमें स्मार्ट बीटा यानी कि अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स में आप 50 कंपनियों को अपने वेट के हिसाब से, अपने मार्केट कैप के हिसाब से वेटेज करते हो तो उसे नॉर्मल ईटीएफ कहा जाता है। स्मार्ट बीटा में जो स्टॉक्स का चयन होता है और जो स्टॉक्स का वेटेज होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, वो मार्केट कैप के बेसिस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉलेटिलिटी, वैल्यू, लो वॉल ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, मोमेंटम, उसमें मोमेंटम के हिसाब से या लो वॉल के हिसाब से जो स्कोर्स आते हैं उसमें आपका वेटेजेस वैसा होता है, तो वेटेज थोड़ा अलग होता है। और क्योंकि वेटेज थोड़ा अलग होता है और वो फैक्टर अगर चल गया तो आपका अल्फा आ सकता है। तो आपने पूछा अल्फा कहाँ से आ सकता है। अगर आप सही तरीके से लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक अलग तरीका होता है अल्फा लाने का। पर हमने ये देखा गया है भारत में कि जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो मोमेंटम में निवेश करते हैं, जो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स है वो लो वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो क्योंकि स्टॉक्स का सिलेक्शन आमतौर पर लार्ज कैप में ही होता है, तो आपका रिस्क कम करके आपका मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी होती है। विश्व जी, हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट में निवेश होना ज़रूरी है, कहाँ पर निवेश हो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भारत में आज बहुत सारे लोग मार्केट से ही घबराते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से मार्केट में निवेश किया तो जो मार्केट की ग्रोथ है उसके साथ आप जुड़ जाएंगे। कोई प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, कोई प्रोडक्ट कम चलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट आप इक्विटी में एट अ पोर्टफोलियो लेवल पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे, ये हमें आशा करते हैं। ओके आजकल मोमेंटम बेस्ड फंड जैसे निफ्टी 200 की जो 30 स्टॉक चूज करके इस तरह के फंड्स वगैरह भी बहुत आ रहे हैं, तो ईटीएफ में ऐसे कौन से पॉपुलर है जहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे सोच सकते हैं कि नहीं, ये इस तरह के फंड्स में अगर उनका लंबी अवधि का नजरिया है तो इस तरह के कौन कौन से ईटीएफ्स हैं अभी मार्केट में? तो जो आपने कहा निफ्टी मोमेंटम 200, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, वो एक काफी पॉपुलर ईटीएफ भी है। उसी के साथ साथ वो कैटेगरी मतलब बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इसमें रिस्क कितना ज्यादा रहता है, क्योंकि मोमेंटम है तो नीचे भी आने की संभावना ज्यादा है। पिछले 15 महीने में अगर मार्केट थोड़ा धीमा रहा है तो जो स्टॉक्स गति से चल रहे थे वो थोड़े नीचे भी आते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम है, तो मोमेंटम ब्रेक होता है तो उसमें आपको नुकसान भी होता है, हाई बीटा वाले रहते हैं। पर जब ऐसा नुकसान होता है तो उसके साथ साथ मार्केट घूमता है, तभी आपका पार्टिसिपेशन भी हो जाता है ऊपर में। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि एक फंड में आपका पूरा पैसा ना लगाए, एक समय पर आपका पूरा पैसा ना लगाए, और एक समय पर पूरा पैसा निकालना हो ऐसा भी मत देखें। आप लंबी अवधि के लिए पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाए, 3-4 फंड आपको जो पसंद हो उसमें आप लगाए। आपने कहा मोमेंटम फंड, मोमेंटम एक कैटेगरी हो सकता है, वैल्यू एक कैसे कैटेगरी हो सकता है, उसी के साथ साथ डाइवर्सिफाइड से 500 स्टॉक एक कैटेगरी हो सकता है। पूरे 500 स्टॉक भारत के आपने खरीद लिए, वो भी एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो आप 2-3 फंड को चूज करके अगर आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हो तो आपके जो बहुत सारी ज़्यादातर चिंताएं हैं वो आपको नहीं होगी, और आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है वो जर्नी भी अच्छी होगी। ओके आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट स्टॉक्स की बजाय अगर ईटीएफ के जरिए ही ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को जाना जाए तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन हर एक फंड का होता जाएगा, ऊपर से अगर आप कैटेगरी वाइज भी कर पाए तो और ज़्यादा बेहतर है? तो इसमें हम एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। अगर आपको समझता है कि कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जाए और आप निवेश करना चाहते हैं तो उससे बढ़िया एक खुशी कभी नहीं हो सकती। पर कितने लोगों को आज बैलेंस शीट पढ़ना आती है, कंपनी आगे क्या करेगी ये सोचना आती है, ग्लोबल लोकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, कंपनी में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो सकता है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है वो कैसे जज करेंगे? इतने सारे फैक्टर्स एक कोई भी कंपनी में इम्पैक्ट हो सकते हैं कि आप उस पर ट्रैक करना मुश्किल है। चलो आप उस इंडस्ट्री को आपने ट्रैक किया, बात अलग है, बट बाजार में 700-800 कंपनियां लिक्विड है जिसमें हम निवेश करते हैं। उन 700-800 कंपनियों पे आप अगर रिसर्च कर पाए, कोई नहीं कर पाता। 25 से 30 जन की एनालिस्ट टीम होती है म्यूचुअल फंड में जो नॉर्मली निवेश का रिस्क असेसमेंट और रिसर्च करती है। तो इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप डेफिनेटली सीख सकते हो, आपके लिए अच्छा है। पर अगर आपको आसान तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ फंड मैनेजमेंट के साथ आपको मिलता है या फिर ईटीएफ के द्वारा मिलता है तो आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। एक साथ पूरा बास्केट आपको मिल रहा है, आप निवेश करिए।
ओके, बिल्कुल सही बात आपको पास दोनों होना चाहिए। फिर आप देखिए कि अगर आप अच्छा कर पा रहे हो 5 साल 10 साल के अवधि में आपका डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से, तो आप कंटिन्यू कीजिए। मीन्स आपके पास वो नैक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक के बहुत पढ़ाई करनी चाहिए वो नैक के लिए, पर वो नैक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। सर एक चीज़ और, अगर 5 से 10 साल का अगर हमारा व्यू है, किसी भी इन्वेस्टर का अगर व्यू है, तो क्या कौन से ETFs होंगे? 2 ऐसे ETFs बताइए जो आगे आने वाली थीम में सबसे अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो जब पहला ETF अगर हम सोच सकते हैं तो 500 स्टॉक का यूनिवर्स है। वो 500 स्टॉक में आपको निवेश जिस भी ETF में मिलता है वो एक सही रहेगा। उसी के साथ साथ हम कहेंगे कि अगर जो इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा अग्रेशन है, उनको अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी करना है तो मोमेंटम एज अ थियरी भी उन लोग कर सकते हैं। उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, रिटर्न भी ज़्यादा बनने की गुंजाइश है। लेकिन उसके लिए कम से कम 5 से 10 उसके साल लिए का। काम बस कम, जितना लंबा अवधि हो उतना अच्छा है। 5 साल तो मिनिमम चाहिए, 10 साल में आपको उसका पूरा फायदा भी मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको स्टेडी स्टेट इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके भूल जाना है, तो 500 स्टॉक का फंड है, आप उसमें 500 निवेश कीजिए। और अगर आपको थोड़ा अग्रेशन है, आपको थोड़ा मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना है, तो मोमेंटम है। उसके अलावा ऑफकोर्स बहुत सारे और प्रोडक्ट्स है, सेक्टर्स है, थीम्स है, लो वॉलेटिलिटी कुछ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। पर मैं कहूँगा ये 3-4 फंड्स है, उसमें आप निवेश कीजिए। उससे ज़्यादा आपको फिर मतलब कॉम्प्लिकेट करना शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। फिर आगे जाके आप जैसे जैसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्ट होंगे, आपके पास बहुत चॉइस होगा। ओके, मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर 10,000 रुपये मैं आपको देता हूँ, और कैसे इसको आप एलोकेट करेंगे, किस ETFs के जरिए, एक जिनका 10 साल प्लस का नजरिया है उनके लिए अगर एलोकेट करके आप बता दें ताकि उनको आसानी हो जाएगी। 10,000 अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डालना चाहते हैं तो आप निफ्टी 500 में कीजिए। आप लमसम में भी करना चाहते हैं तो जो 500 स्टॉक यूनिवर्स है आप उसमें डाल सकते हैं। वो पहला है, क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए 10,000 में से कितना मैं आप 5 से 7,000 ETF उसमें निवेश कर सकते हो, और मोमेंटम में 2 से 3,000 आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो आपके पास एक दोनों का पोर्टफोलियो आ जाएगा, एक अच्छा ब्लेंड आ जाएगा। पर सिर्फ 2 फंड में आप निवेश करेंगे तो आगे जाके आपको शायद और फंड्स की भी जरूरत पड़े। नहीं, ऑलरेडी आप 500 कंपनीज और इसीलिए तो आपको आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है ये दोनों में, और स्टेडी स्टेट आपका अच्छा फायदा हो जाना चाहिए। अगर पर जैसे जैसे मार्केट गिरता है आपको और निवेश करना चाहिए। अगर आप आज निवेश करके बोलोगे 10 साल में मुझे, तो अगर जब मार्केट नीचे आता है उसका फायदा आपको उठाना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि बॉटम पकड़ना कि बॉटम में मुझे मिल जाए ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एवरेज करे ज़्यादा अच्छा है। SIP जैसे स्टैगर्ड मैने में जिस तरह की फैसिलिटी आपको डीमैट में मिल पाती है उस तरीके से करें, लेकिन कहानी यही है कि हर दौर में खरीदे, हर लेवल पे खरीदे, ताकि एवरेज होता जाएगा और लॉन्ग टर्म कहानी बनती जाएगी। सर गोल्ड सिल्वर पे आपसे हमेशा बातचीत होती है, गोल्ड ETF या सिल्वर ETF, क्या अभी कौन सी थीम ज़्यादा आपको पसंद आ रही है? हमने काफ़ी चर्चा की है पहले गोल्ड और सिल्वर पे। आज अगर हम देखें तो विश्व में गोल्ड और सिल्वर थोड़े पॉपुलर हो चुके हैं। आमतौर पर जब पॉपुलर हो जाते हैं तो उसमें जो रिटर्न बनने होते हैं वो बन चुके होते हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा लोगों को सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। पर डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर ETF एक अच्छा तरीका है गोल्ड और सिल्वर में आपको निवेश बढ़ाने का, और थोड़ा थोड़ा के आप निवेश ले भी सकते हो, क्योंकि उसकी जो प्योरिटी और उसकी तो कोई चिंता नहीं है, ना सिक्योरिटी की ना प्योरिटी। और अगर आप आज खरीदने जाओगे जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाना पड़ेगा। जो गोल्ड और सिल्वर ETF है उसमें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप निवेश कर सकते हो। पर क्या आज सही समय है निवेश करने का? मैं कहूँगा कि स्लोली उसमें भी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट कीजिए। हम पिछले 2 साल में जो हमने बढ़त देखी है वो इतनी अच्छी रही है कि अभी यहाँ पर अगर कोई निवेशक स्टार्ट कर रहे हैं अपने जर्नी तो थोड़ा थोड़ा करके अपना पार्टिसिपेट कीजिए। एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए गोल्ड और सिल्वर में, और आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में आज नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि हालांकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, वहाँ से करेक्शन भी आया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर का जो आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होना चाहिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ETF एक अच्छा टूल आ भी गया है। ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जो आपको लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम और भी बढ़ सकते हैं? जो विश्व में इतना कर्जा लिया है सब कंट्रियों ने, वो कर्जे से निकलने के लिए अगर उनको और पैसा प्रिंट करना पड़ता है, जो हम मॉनेटरी ईजिंग या प्रिंटिंग कहते हैं, तो अगर वो मॉनेटरी प्रिंटिंग होता है तो पैसे की वैल्यू कम होती है। पैसे की वैल्यू कम होती है तो सब रिस्क एसेट चलेंगे, आपके इक्विटी भी चलेगी, गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ सकते हैं। सिल्वर में आजकल ऑफकोर्स जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके कारण भी सिल्वर को एक सपोर्ट मिल रहा है। पर अगर आप और पैसा प्रिंट करते हो तो चीज़ों की वैल्यू उसके वजह से बढ़ती है, क्योंकि अगर बहुत पैसा अवेलेबल है तो लोगों के पास खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, और ये हमने पिछले 40 सालों में देखा है। तो एक की इन्वायरमेंट ये है गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ने के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें कम हो और पैसा जो प्रिंट किया जाता है वो लिक्विडिटी ईजिंग हो, ये दोनों स्थिति में आपको गोल्ड और सिल्वर के दाम ऊपर जाते हुए दिखेंगे। अदरवाइज ऑफकोर्स स्टेडी स्टेट रहेंगे गोल्ड और सिल्वर के दाम।
करेक्शन भी देखा गया है हमने सिल्वर के दामों में अभी, तो वो अट्रैक्टिव होगा। पर मेरे हिसाब से आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए, स्लोली खरीदना चाहिए, पूरा पैसा आज नहीं लगाना चाहिए। ओके सर, इक्विटी या कमोडिटी, कौन सी थीम वाली ETF ज़्यादा पसंद है? ओवरऑल इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कमोडिटी जिसमें गोल्ड सिल्वर की ETF है, कॉपर की ETF पे तो अभी खैर बातचीत ही चल रही है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर की चाल जो होती है वो 2-3 साल में रिटर्न देते हैं, फिर 6-7 साल शायद रिटर्न उसमें नहीं आता, टाइम करेक्शन वापस 2-3 साल रिटर्न देते हैं, फिर 8-9 साल नहीं चलते। तो अगर आपने टाइमिंग कर ली वहाँ पर तो ठीक है। उसके विरुद्ध अगर हम इक्विटी में देखें तो इक्विटी में साइकिल्स छोटे होते हैं और इक्विटी में अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, और भारत की ग्रोथ के साथ जुड़ने के लिए इक्विटी एक सही तरीका है। तो हम मानते हैं कि ज़्यादातर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में होना चाहिए और कुछ एक हिस्सा आपका गोल्ड और सिल्वर में हो तो ठीक है। तो प्रीडोमिनेंटली इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ETF, इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक, जहाँ पर भी आपको निवेश अच्छा लगता है, इक्विटी में आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं कि वापस आज, क्योंकि आज हम 4 या 5 साल जो 2021 से 2026 देखे अच्छा रिटर्न बना है, वहाँ पर भी आप अक्यूमुलेट कीजिए। कहीं पे भी लमसम या एक साथ निवेश आज आपको स्टार्ट करने के लिए गलत रहेगा। ओके सर, आखिरी सवाल, जो नए ETF इन्वेस्टर्स है, जो ETF मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्रेंट है, उनके लिए क्या गुरु मंत्र आपकी तरफ से है? एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सोच समझ के पहले समझिए प्रोडक्ट को, फिर लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए, बस। फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी ऑलमोस्ट निश्चित बनी रहेगी। ओके, तो चिंतन हरिया जी से आप ETF की क्लास सुन रहे थे और वो आपको ज्ञान दे रहे थे कि कैसे ETF में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ETF की नई क्लास बिजनेस 24 टीवी पे शुरू की जाए और आपको गाइड किया जाए इन्वेस्ट की नई जर्नी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इसी नोट पे इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार।